आइए देखें इतिहास एक नज़र। अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से बना है, जिसका अर्थ होता है अनुसंधान। तो ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। ये कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है दोस्तों, पीसीएस में भी इसको कई बार पूछा गया है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। चलिए देखते हैं आगे। सर्वप्रथम अथर्ववेद में इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है। ये अभी तक आया तो नहीं है, बाकी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार E.H. कार के अनुसार इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच का अनवरत संवाद है। तो कई बार ऐसे पूछा जा सकता है, इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच का अनवरत संवाद है, ऐसा किसने कहा था? तो आंसर आएगा E.H. कार। इसी तरह बर्नी ने इतिहास को विज्ञानों की रानी कहा था। या तो फिर सामान्य शब्दों में कहा जाए तो इतिहास अतीत का अध्ययन है या अतीत की जानकारी है। इसके साथ भी इसको हम अतीत का लेखा जोखा कह सकते हैं। अब देखते हैं भारत का नामकरण। तो भारत का नामकरण किस प्रकार हुआ? तो पहले प्राथमिकता हम ये देंगे कि पुराणों में ये हमें जानकारी मिलती है कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र, जो कि प्रथम चक्रवर्ती सम्राट थे, जिनका नाम भरत था, तो उन्हीं भरत के नाम से इस प्रायद्वीप का नाम भारत या भारतवर्ष पड़ा। अगले देखेंगे तो जैन धर्म के अनुसार उनके प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र सम्राट भरत के नाम पर भारत का नाम पड़ा, लेकिन ये यथोचित नहीं लगता। आगे देखते हैं, यूनानियों ने इस देश को इंडिया कहकर पुकारा। सर्वप्रथम इंडिया नाम का प्रयोग 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इतिहास के पिता के नाम से विख्यात हेरोडोटस ने किया था। अभी देखें ना हम लोग कि यहाँ इतिहास के पिता किन्हें कहा जाता है? तो हेरोडोटस। तो उन्हीं हेरोडोटस ने इसको इंडिया कहा था, भारत को। चलिए आगे देखते हैं। तो मेगास्थनीज के बारे में यहाँ दिया गया है। मेगास्थनीज भारत को इंडिया के नाम से संबोधित करता है। ये मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और यूनानियों की तरफ से, सेल्यूकस निकेटर की तरफ से राजदूत बन के आया था, यहाँ भेजा गया था इनको। अब देखते हैं, बाहरी दुनिया के लिए सिंधु नदी इस उपमहाद्वीप का प्रतिनिधित्व करती है। सिंधु का उद्गम तिब्बत के पठार में होता है तथा वहाँ से यह 3200 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में उपजाऊ मैदानों से बहती हुई अरब सागर में गिरती है। इंडिया, हिंदू तथा हिंदुस्तान जैसे शब्दों की उत्पत्ति इसी नदी के नाम से जुड़ी है। चूँकि सिंधु को यूनानी लोग सिंधु नहीं कह सकते, जबकि उनके जगह में इंडस कहा जाता था, तो इंडस से इंडिया पड़ा, ऐसा हम सोच सकते हैं। अरब और ईरान के स्रोतों में भारत की संपूर्ण भूमि के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया तथा यहाँ के निवासियों के लिए हिंदू का प्रयोग हुआ। जिस तरह भारत में रहने वाली या भारत की संतति को भारतीय कहा जाता है, इसी तरह अरब और ईरान के स्रोतों में संपूर्ण भारत भूमि में रहने वाले हिंदुस्तानी का या हिंदुस्तानी को हिंदू के रूप में प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर मिलता है प्राचीन चीनी स्रोत इस भूमि को शेनतु या शेनदू, कहीं कहीं पर ये शेनदू ये मिलता है। तो चलिए देखते हैं, ये चीनी में शेनतु तथा ग्रीक ग्रंथों में इसे इंडिया कहा गया है। चीनी यात्री हुएनसांग, जिसे श्वेनजंग भी कहते हैं, ने भारत को यिंतु कहा है। इत्सिंग ने भारत को आर्य देश, यहीं से आर्यावर्त का नाम पड़ा होगा, तथा ब्रह्म राष्ट्र कहकर पुकारा। पुराणों के अनुसार भारतवर्ष
नाम पढ़ने से पूर्व। यह देश अजनाब, ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये अजनाब, ये जो है भारतवर्ष के नाम पढ़ने से पूर्व का समय का नाम है। अजनाब तथा हेमवत वर्ष, इसे आपने सुना भी नहीं होगा, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अजनाब और हेमवत वर्ष के नाम से विख्यात था। भारत प्रशस्ति का उल्लेख पुराणों में मिलता है, अर्थात इनका अजनाब और हेमवत वर्ष का पुराणों में इसका नामों का उल्लेख हमें मिलता है। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में सर्वप्रथम प्राकृत भाषा में भारतवर्ष, जिसे भारतवर्ष कह सकते हैं, का विवरण मिलता है। देखते हैं कि ये प्राकृत भाषा में है। यहाँ पर क्वेश्चन यहीं से बनाया जा सकता है कि प्राकृत भाषा में भारतवर्ष का विवरण कहाँ मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए रहेंगे, जिसमें ये खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख यहाँ पर टिक कर सकते हैं। अब देखें तो अमीर खुसरो ने भारत को हिंद तथा ईसामी ने हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया। आर्यों के आगमन से भारत का नाम सप्त सैंधव पड़ा। यहाँ पर एक और नाम देख सकते हैं, सप्त सैंधव भारत का नाम, तथा इनके नाम से आर्यावर्त पड़ा। तो आर्यों के नाम से भारत का नाम आर्यावर्त कह सकते हैं। देखते हैं ये मत्स्य पुराण के बारे में। तो मत्स्य पुराण के अनुसार भारतवर्ष के कुल 9 भाग हैं, जैसे इंद्रद्वीप, कसेरू, ताम्रपर्णी, नागद्वीप आदि। ऐसे 9 भाग हैं, जिसका 9वां भाग भारत था, जिसे राजशेखर ने कुमारी द्वीप की संज्ञा दी है। तो ये अभी तक तो क्वेश्चन नहीं आया है दोस्तों, कुमारी द्वीप, तो ये बन सकता है क्वेश्चन। वामन पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जिसे अब तक भारत के नाम से पुकारते थे, उसे अब कुमारी द्वीप कहा जाता है। भारत को जम्बूद्वीप भी कहा जाता है, इसे आप भी जानते हैं। तो इस तरह देखते हैं भारत का नाम क्या क्या है। तो यहाँ भारतवर्ष, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, हिंद, हिंदुस्तान, इंडिया, कुमारी द्वीप, आर्य देश, ब्रह्मदेश, सप्तसंधव, अजनाब, हेमवत वर्ष, शेन्तु या शेंदु, यिंतु आदि नामों से भारत का नाम जाना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट। यहाँ देखते हैं कि यहाँ प्रजातियाँ किस प्रकार की थीं या किस प्रकार की हैं। तो सबसे पहले है ये नेग्रिटो। यह भारत की सबसे प्राचीन प्रजाति थी। यहाँ पर ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि सबसे प्राचीन प्रजाति भारत में क्या थी। तो यहाँ पर आ जाएगा नेग्रिटो। अब यह स्वतंत्र रूप से तो कहीं नहीं मिलती, लेकिन इसके तत्व अंडमान निकोबार, कोचीन तथा त्रावणकोर की कदर एवं पलियन जनजातियों, असम के अंगामी, नागाओं, पूर्वी बिहार की राजमहल पहाड़ियों में बसने वाले बांगड़ी समूह तथा इरूला में देखे जा सकते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है नेग्रिटो का। अगला देखते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। अभी भी हमारी प्रजाति इसी के अंतर्गत आती है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। यह भारतीय जनसंख्या के आधारभूत अंग थे तथा इनकी बोली आस्टिक भाषा समूह की थी। इसका उदाहरण आदिम कबीले की मुंडा बोली में आज तक पाया जाता है। झारखंड साइड चले जाइए, मुंडा जो रहते हैं उनकी बोली में ये आस्टिक भाषा आज भी कुछ न कुछ इनका पुट मिलता है। संस्कृत साहित्य में उल्लिखित निषाद जाति इसी वर्ग की है। अगला देखते हैं मंगोलायड। तो मंगोलायड इस जनजाति ने पूर्व की ओर से भारत में प्रवेश किया। इस प्रजाति के तत्व मेरी, नागा, बोडो, भोटिया तथा बंगाल, असम की जातियों में मिलते हैं। ये देखते हैं मेडिटेरियन। तो मेडिटेरियन की 3 शाखाएं यहाँ देखने को मिलती है। मेडिटेरेनियन को
भूमध्य सागरी भी कहते हैं। इस प्रजाति की 3 शाखाएं भारत में आईं तथा अंतर्विवाह के फलस्वरूप परस्पर घुल मिल गई। मिश्रित रूप से उनके वंशज बड़ी संख्या में भारत में विद्यमान हैं। आज भी इनकी संख्या बहुतायत है। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड एंड मेडिटेरेनियन ये अधिकांशतः पाए जाते हैं। इनकी एक शाखा कन्नड़, तमिल, मलयालम भाषा या भाषी प्रदेश में, दूसरे पंजाब तथा गंगा की ऊपरी घाटी में तथा तीसरे सिंध, राजस्थान तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। सामान्यतः भूमध्य सागरीय प्रजाति का संबंध द्रविड़ जाति से बताया जाता है। द्रविड़ जाति मतलब इधर साउथ साइड आप चले जाइए, उधर की पूरी प्रजाति द्रविड़ियन कहलाती है। इसके अस्थि पंजर सैंधव सभ्यता में भी मिलते हैं। अब देखते हैं पश्चिमी ब्रैकाईसेफलस। पश्चिमी ब्रैकाईसेफलस, इनकी भी 3 शाखाएं हैं। अल्पाइन, एल्प्स पर्वत में रहने वाले या उसके आसपास रहने वाले जो लोग रहते हैं उन्हें अल्पाइन कहा जाता है। तो ये अल्पाइन, डिनारिक तथा आर्मिनायड। यूरोप में, यहाँ पर देखो, ये यूरोप में आल्प्स पर्वत के समीपवर्ती क्षेत्र में रहने के कारण इस प्रजाति को अल्पाइन कहा जाता है। अब देखते हैं, ये गुजरात, बिहार, उत्तर तथा मध्य भारत में यह प्रजाति पाई जाती है। नेक्स्ट देखें तो नार्डिक, और ये लास्ट है। तो नार्डिक जो है, इस प्रजाति को आर्यों का प्रतिनिधि कहा जाता है। तो ये नार्डिक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इस प्रजाति को आर्यों का प्रतिनिधि तथा हिंदू सभ्यता का जनक माना जाता है। सर्वप्रथम यह प्रजाति पंजाब के आसपास बसी तथा वहाँ से धीरे धीरे अन्य भागों में फैल गई। तो कुल मिलाकर देखें तो 5-6 प्रकार की ही प्रजातियां हैं। पहला नार्डिक, दूसरा देखें तो पश्चिम ब्रैकाईसेफलस, मेडिटेरेनियन या भूमध्य सागरीय, मंगोलायड, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड और नेग्रिटो। तो ये सभी प्रजातियां हैं जो भारत में पाई जाती थीं या पाई जाती हैं। ओके दोस्तों, तब तक के लिए बाय।